जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने एजुकेशन टॉपिक को किस तरह अप्रोच किया था, उसी वे में हम एजुकेशन टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस सोशियोलॉजी का यूनिट 3 का पार्ट है। जैसे हम सारे टॉपिक्स को अप्रोच करते हैं थिंकर्स पर्सपेक्टिव से, इस टॉपिक को भी मैंने उसी पर्सपेक्टिव से बनाने का ट्राई किया है, जिससे आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। सो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको इस नोट्स को अप्रोच करना है, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो डर्कहाइम, जिनका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था, वो बोलते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसफर ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज। मतलब एजुकेशन का फंक्शन होता है सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यू को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करना। चूंकि ये फंक्शनलिस्ट थे तो कभी ये एजुकेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। इवांस एलिच बोलते हैं एजुकेशन हैज हिडन करिकुलम। मतलब एजुकेशन का कोई छुपा हुआ मोटिव होता है, और वो मोटिव क्या होता है? बोलते हैं एजुकेशन रिफर्स टू द अनइंटेंडेड लेसन्स, वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स दैट आर इनडायरेक्टली टॉट अलोंगसाइड द फॉर्मल करिकुलम। सो एजुकेशन फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ हमें अनइंटेंडेड लेसन्स, वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स भी सिखाता है इनडायरेक्टली। फिर बोलते हैं दीज हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक कॉन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस, सोशल हायरार्कीज एंड द रीइंफोर्समेंट ऑफ सर्टेन सोसाइटल नॉर्म्स। सो ये बोलते हैं ये हमें कॉन्फॉर्मिटी मतलब कि सहमति प्रदान करना सिखाता है सोसाइटी के नॉर्म्स से, वैल्यूज से। ओबीडियंस उसकी आगे के पालन, मतलब सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं उसको पालन करना सिखाता है, और सोशल जो हायरार्की है उसको बनाए रखने में काम करता है। एक तरीके से ये एजुकेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। सो ये बोलते हैं सोसाइटी में जो हायरार्की है उसको बनाए रखने के लिए अपर क्लास के लोग एजुकेशन का काम लेते हैं, और अपर क्लास का जो हिडन मोटिव होता है उसको एजुकेशन के थ्रू लोअर क्लास में ट्रांसफर करने का ट्राई करते हैं। इवांस एलिच की बुक है डी स्कूलिंग सोसाइटी, 1971 में लिखी गई थी। इसको आपको याद कर लेना है कि डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी बुक है। और इवांस एलिच का मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था, मतलब वो क्रिटिसाइज करते हैं एजुकेशन को। फिर बेसिल बर्स्टिन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज का। लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हायरार्की को बांटने के लिए या फिर अपने बात को सामने वाले को प्रेजेंट करने के लिए। सो ये बोलते हैं लैंग्वेज कोड्स दो टाइप के होते हैं। पहला एलेबोरेटेड कोड्स, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड कोड्स। एलेबोरेटेड कोड्स फॉर्मल होते हैं और नॉर्मली ये मिडिल क्लास और अपर क्लास द्वारा यूज किए जाते हैं, जिसमें अपर क्लास को या फिर मिडिल क्लास के लोगों को कम्युनिकेशन के ऊपर मास्टरी हासिल होता है और उनके पास बहुत सारे शब्दकोश होते हैं यूज करने के लिए। अक्सर आप देखते होंगे कि जो लोग हायर क्लास के होते हैं वो सिंपल सी बात को घुमा फिरा के आपको इस तरह बताएंगे कि वो बातें आपको काफी अट्रैक्टिव लगने लगेंगी। तो उनके पास वर्डिंग का बहुत ज्यादा भंडार होता है जिसका वो यूज करते हैं अपनी बात को बताने के लिए और परसुएशन स्किल में। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड कोड्स, जो कि इनफॉर्मल होता है। एलिबरेटेड कोड फॉर्मल होता है और रिस्ट्रिक्टेड कोड इनफॉर्मल होता है। इसका यूज नॉर्मली लोअर क्लास द्वारा किया जाता है और उनके पास कम्युनिकेशन स्किल का अभाव होता है और वर्डिंग्स का भी। तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड शब्दों का यूज कर पाते हैं, बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं अपनी बात को बताने के लिए, जिससे अपने मैसेज को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। फिर पीरे बोर्दी आते हैं और बोलते हैं एजुकेशन इज सोशल फंक्शन ऑफ एलिमिनेशन। मतलब लोगों को हटाने के लिए, लोगों को छांटने के लिए एजुकेशन सोशल फंक्शन का काम करता है। किस तरीके से काम करता है उसको अभी हम आगे देखते हैं। पीरे बोर्दी बोलते हैं एजुकेशन हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लास। सो एजुकेशन डोमिनेंट क्लास के कल्चर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। फिर आगे बोलते हैं दीज डोमिनेंट क्लासेस हैव द पावर टू कंस्ट्रक्ट द नैरेटिव्स एंड इम्पोज देयर आइडियोलॉजी ऑन लोअर क्लास। इन डोमिनेंट क्लास के पास अपने नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और अपने आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए लोअर क्लास के ऊपर। प्रे बोर्दी एक टर्म यूज करते हैं सेल्फ एलिमिनेशन, जिससे उनका मतलब था स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लास कुड नॉट परस्यू हायर एजुकेशन, दे फील एलिनेटेड। मतलब वो अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं और लोअर क्लास के लोग हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं। अक्सर जो लड़का या लड़की यूपी बिहार से आता है और डीयू जेएनयू में एडमिशन लेता है, उसको यहाँ के इन्वायरमेंट थोड़ा ढलने में दिक्कत आता है। अगर वो जेएनयू में एडमिशन लेता है और उसको इंग्लिश नहीं आती है तो वो बहुत लो फील करता है और कई सारे बच्चे कोर्स ड्रॉप करके चले भी जाते हैं। सेम हाल डीयू में भी है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो उस कल्चर को मीट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं और कोर्स ड्रॉप करके चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं कि अपर क्लास के लोग इस तरीके से एजुकेशन को बनाते हैं जिससे लोअर क्लास के लोग हायर एजुकेशन तक पहुंच ही ना पाएं। इसलिए पीरे बोर्दी ने सेल्फ एलिमिनेशन टर्म का यूज किया था। इसी टर्म को सतीश देशपांडे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं और बोलते हैं जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं इंडिया में, लाइक जेई, कैट या फिर यूपीएससी, उसको क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर हायर क्लास की होती है, क्योंकि उन लोग का उस तरीके से परवरिश हुआ रहता है और उनको उस तरह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो एग्जाम डिमांड करता है। लोअर क्लास के लोग को उस तरह फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो उस एग्जाम की डिमांड होती है, तो ऑटोमेटिक छट जाते हैं, उस एग्जाम को क्रैक करने से पहले छट जाते हैं, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर पॉल बिल्स की स्टडी है और स्टडी का नेम था द लैड्स। ये आपको याद कर लेना है कि पॉल बिल्स की स्टडी का नेम क्या था, द लैड्स। और एक कॉन्सेप्ट पॉल बिल्स कॉइन करते हैं लर्निंग टू लेबर
और ये सीवीटी पीजी 2023 में पूछा गया था कि लर्निंग टू लेबर किसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें पॉल बिल्स बात करते हैं हाउ वर्किंग क्लास किड्स आर गेटिंग वर्किंग क्लास जॉब। मतलब कैसे वर्किंग क्लास जो बच्चे होते हैं वो वर्किंग क्लास की जॉब में रह पाते हैं, हायर क्लास में नहीं जा पाते हैं, मतलब ग्रुप बी ग्रुप ए की जॉब में नहीं जा पाते हैं, वो लोअर क्लास की जॉब में ही रह जाते हैं। और पॉल बिल्स बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कल्चरल वैल्यूज इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल्स टुवर्ड एजुकेशन एंड लेबर। अक्सर हमने देखा होगा जो लोअर क्लास की फैमिलीज होती हैं उनमें एजुकेशन के टुवर्ड उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है और उनके कल्चर में ही होता है कि एजुकेशन से ज़्यादा कुछ नहीं बदल जाएगा, इसलिए उनके बच्चों का भी माइंडसेट वैसा ही हो जाता है और वो बचपन से ही वर्किंग क्लास जॉब की तरफ चले जाते हैं। फिर मार्टिन मैकेंगल का कॉन्सेप्ट है माचो लेट्स। पता नहीं मैं थिंकर का नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इनका कॉन्सेप्ट है माचो लेट्स, जिसमें बोलते हैं सिंबॉलिक डिस्प्ले ऑफ वर्किंग क्लास कम्युनिटी। मतलब जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी होता है उसको आप देख के पहचान लेंगे कि ये लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, और जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनको आप देख के पहचान लेंगे कि ये लोग हायर क्लास के लोग हैं। एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में देखेंगे जिनको सब लोग छपरी बोलते हैं इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स में, नॉर्मली वो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं। टाइट जीन्स रहेगा, लो टॉप स्नीकर रहेगा, बाल खड़े रहेंगे और शर्ट के 5-6 बटन खुले रहेंगे, उन्हीं को मार्टिन मैकेंगल बोलते हैं माचो लैड्स। फिर टार्गेट पर्सन बात करते हैं स्कूल एक्ट एज ए फोकस सोशलाइजिंग एजेंसी। मतलब स्कूल एक मुख्य बिंदु के रूप में काम करता है सोशलाइजिंग की एजेंसी के रूप में। उनका एक कोट है स्कूल्स एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली और सोसाइटी को जोड़ने के लिए स्कूल एक ब्रिज मतलब एक पुल की तरह काम करता है। फिर डेविस और मूर जो कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये भी एजुकेशन को प्रेज ही करेंगे, तो ये बोलते हैं एजुकेशन इज ए मीन ऑफ रोल एलोकेशन। मतलब रोल को अलॉट करने के लिए एजुकेशन का सहारा लिया जाता है। सो ये कोटेशन आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है कौन बोलता है एजुकेशन इज ए मीन ऑफ रोल एलोकेशन। फिर पॉलो फ्रायर आते हैं और उनका बुक है एक पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट, 1970 में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद कर लेना है। पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाना, मतलब पढ़ाने का तरीका। सो ये बोलते हैं जो ट्रेडिशनल पेडागोजी का स्किल है वो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस है। इसका मतलब है कि बच्चे एक खाली पिगी बैंक के रूप में हैं और उनके माइंड में जो आप भरना चाहो वो भर सकते हो। जिस तरह पिगी बैंक पूरा खाली होता है, हम जितना रुपए चाहें उसमें डालते हैं, वैसे ये क्रिटिसाइज करते हैं एजुकेशन के ट्रेडिशनल पेडागोजी को और बोलते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल पेडागोजी होती है वो इसी तरह काम करती है। और ये सजेशन देते हैं कि पेडागोजी इस तरह होना चाहिए कि लर्नर को नॉलेज मिल पाए कुछ क्रिएट करने का। नेक्स्ट है रॉबर्ट ऊसर एंड रिचर्ड एडवर्ड, जो कि क्रिटिसाइज करते हैं एजुकेशन को और साइंस को, क्योंकि एजुकेशन और साइंस में हम बोलते हैं कि हमारे पास सारा आंसर है, तो ये क्रिटिसाइज करते हैं साइंस और एजुकेशन को कि आपके पास सारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर गैरी बेकर और थियोडोर शुट्ज हैं जिनका एक थियरी है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किसकी है, तो गैरी बेकर और थियोडोर शुट्ज की है, जिसमें ये बोलते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वेयर इन्वेस्टमेंट्स दैट कुड ऐड टू प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन को और ट्रेनिंग को हम काम में ला सकते हैं। जितना ज़्यादा लोग हम ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव हो पाएंगे। मतलब ह्यूमन को एक रिसोर्स के लिए यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं जो लोग हमारे घर में ज़्यादा स्किल्ड होते हैं वो लोग ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं, जो लोग कम स्किल्ड होते हैं वो लोग कम पैसा अर्न करते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ह्यूमन कैपिटल थियरी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। नंबर 1 पे है द होम एंड द स्कूल, JW डगलस का। नंबर 2 पे है सोशल रिलेशन इन सेकेंडरी स्कूल, DH हारग्रेव्स का। नंबर 3 पे है स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका, S बॉवेल्स एंड H गिनिट्स का। तो ये तीनों बुक्स आपको याद कर लेनी है और जितने थिंकर्स मैंने बताए उनको आपको याद कर लेना है। इवान सेलिस जो डी स्कूलिंग सोसाइटी का बात करते हैं उसमें ये स्कूल को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं स्कूल होने ही नहीं चाहिए पढ़ाने के लिए। इस तरीके से हमने लगभग सारे थिंकर्स के एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड MCQs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आपको सॉल्व कर लेना है और नोट्स को बार बार रिवाइज करना है।